हाँ, आरव सिंघानिया सिंघानिया ग्रुप के इकलौते वारिस और काया सिंघानिया जो कि उसकी बहन थी। आरव बड़ी ही ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था। वह जाने के लिए तैयार थी। आरव उसकी ओर देखा जो कि लिली भी उसी को देखे जा रही थी। वह दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे को देखते रहे थे। फिर आरव ने लिली की तरफ अपना एक हाथ बढ़ाया तो लिली ने भी कुछ देर सोची। उसके बाद उसने भी अपना एक हाथ उसके हाथ में रख दी। आरव उसे बस इंटेंस नज़रों से देख रहा था। वह बस लिली को लेकर मुंबई के लिए रवाना हो गया था। एयरपोर्ट से कार में आते टाइम चारों साथ में थे। चारों यानी कि लिली, आरव और आरव का असिस्टेंट कबीर और कबीर का एक दोस्त निशांत। वह चारों एक ही कार में आ रहे थे और लिली को काया सिंघानिया के बारे में जानना था। वह कैसी थी, क्या थी, उसका रहन सहन, चाल ढाल सब एक एक करके उसे जानना था। तभी तो वह उसके जैसे बन पाती, उसकी जैसे उनके लिए भी तैयार हो पाती। हम शकल होने से नहीं हो जाएगा ना, काया सिंघानिया की तरह आदतें भी होनी चाहिए। तो उसके लिए आरव को खुद उसे ट्रेनिंग देनी होगी। जो कार में ही उसका असिस्टेंट कबीर शुरू हो गया था। काया सिंघानिया सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की होने वाली मालकिन, जो कि लग्जरियस ज्वेलरी की फाउंडर, जो कि मिस्टर जयराम सिंघानिया की पोती थी। मिस्टर जयराम सिंघानिया की सबसे बड़ी बेटी सिमरन सिंघानिया की बेटी काया सिंघानिया थी। सिंघानिया परिवार की पोती सिंघानिया मैंसन में पाली बड़ी थी, जहां सबने उसे बहुत लाड प्यार से पाला था। सिंघानिया परिवार में सबसे बड़ी पोती होने के नाते वह सबकी फेवरेट थी। हालांकि वह जब 7 साल की थी तब सिंघानिया परिवार में एक हादसा हुआ था। जब उसके पेरेंट्स फ्रांस गए थे तब तूफान की चपेट में आने से उनका एक्सीडेंट हो गया था। काया के पापा की तो मौत मौके पर ही हो गई थी और माँ पता नहीं कहाँ लापता हो गई थी। वह एक हिट एंड रन केस था। इस हादसे के बुरे असर से बचाने के लिए उसके दादाजी ने, मिस्टर जयराम सिंघानिया ने फैसला लिया कि उसे लंदन भेज देंगे। लंदन जाने के बाद काया सिंघानिया भले ही पूरे समय विदेश रही, लेकिन उसके सिंघानिया परिवार में आने की चाहत कभी भी ख़त्म नहीं हुई। और सिर्फ वापस आने की ही नहीं बल्कि सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की कंट्रोल पाने की भी इच्छा कभी ख़त्म नहीं हुई थी। तो उसके अपना नाम चेंज कर लिया और बहुत ही मुश्किलों से बड़ी हुई थी। 1 महीने पहले सिंघानिया ग्रुप अपने बिजनेस के लिए गए लोन को चुका नहीं पाया, जिसके वजह से फॉरेन पार्टनर ने लोन चुकाने के लिए 2 महीना का वक्त दिया। लेकिन लोकल गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होने की वजह से उन्हें अपने लोन तुरंत भरनी पड़ी। उस समय उनके सारे शेयर्स, रॉ मटेरियल गिरवी पर थे। कर्ज चुकाने की कोई जरिया न होने के कारण उनके सारे रॉ मटेरियल जब्त कर लिए गए थे। यह सुनने के बाद मिस्टर जयराम सिंघानिया बेहोश होकर गिर गए और कोमा में चले गए। यह सिंघानिया परिवार और सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के लिए सबसे बुरा दौर था। तब काया सिंघानिया को अपने परिवार में वापस आना ही था ना, कि सिंघानिया ग्रुप या सिंघानिया परिवार के लिए, बल्कि 40% शेयर वापस पाने के लिए, जो कि अपनी माँ से विरासत में मिले थे सिंघानिया ग्रुप का असली वारिस बनने पर। यह सारी बातें सुनकर लिली खामोश रही। वह क्या ही बोलती, वह तो बस काया सिंघानिया की आदतें, ऐशो आराम सुनकर हैरान थी। और हो भी क्यों ना, वह तो मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुकात रखती थी, तो उसे प्रॉब्लम तो होनी ही थी काया बनने में। तभी लिली ने अपने पर्स से एक चीट निकाली, जो कि वह चीट पर काया की इन्फॉर्मेशन थी। तो वह निकाल कर देखने लगी। इतने में ही उसे याद आया कि आरव ने उसे कल बहुत बड़ी फाइल दी थी। काया सिंघानिया की पर्सनल प्रोफाइल थी, उसकी फैमिली, उसके बचपन के दोस्त, उसके सबसे करीबी दोस्त और तो और उसके दुश्मन के बारे में सारी जानकारियाँ थी। और हर कंट्री जहाँ पर वह 7 साल की होने के बाद भी गई थी, हर वह स्कूल और जो अपनी लाइफ में दोस्त बनाई हुई थी, सब लिली को याद करना होगा। यहाँ तक कि उसकी आदतें भी याद करनी होगी। यह सब आरव उसे कह रहा था। लिली बस उसकी बातों को सुने जा रही थी। आरव आगे बोला, काया को खाने में क्या क्या पसंद है और क्या क्या नहीं पसंद है सब जानना होगा तुम्हें। उसका फेवरेट मूवी और उसके बेस्ट बिजनेस मॉडल, और साथ ही साथ उसे हर एक लैंग्वेज भी आती थी। तुम्हें यह सब सीखनी होगी। इतने में ही हैरान होते हुए लिली बोली, लेकिन यह इम्पॉसिबल है। मैं इतनी सारी चीज़ें इतने कम टाइम में कैसे याद कर पाऊंगी। लिली बहुत परेशान थी इस सब चीज़ों को लेकर। और सही भी तो है, वह इतने कम वक्त में कैसे वह अपना वास्तविक ज़िंदगी को छोड़कर किसी और की लाइफ स्टाइल को एक्सेप्ट करे। कठिन तो है, यह बात छोटी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अचानक से लिली काया कैसे बन सकती है। अभी लिली बोल ही रही थी कि यह मुझे नहीं होगा, तभी आरव गुस्से से बोला, यह तुम्हें करना ही होगा। लिली बस आरव को ही देखे जा रही थी। आरव भी लिली को गुस्से से देख रहा था, पर दोनों ही खामोश थे। आरव उसके सामने सोफे के टेबल पर बैठ गया। तभी लिली ऐसे बैठते उसे देखकर अनकंफर्टेबल फील कर रही थी।
आरव कहने लगा, सिंघानिया परिवार और सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री जैसे हायर और प्रॉफिट वाली जगह में बहुत से लोग तुम्हें करीब से ऑब्जर्व करेंगे। अगर उनके सामने तुम जरा सी भी गलती कर दी और अगर उन्हें पता चल गया कि तुम काया सिंघानिया नहीं हो तो पता है तुम्हारे और मेरे साथ क्या होगा। हम सब लोग जिंदा नहीं बचेंगे। यह बात आरव बड़ी बड़ी आंखों के साथ लिली के तरफ देखते हुए बता रहा था। आरव लिली के और करीब आया और आंखों में आंखें डालकर बोला, मार डालेंगे हमें, समझी तुम। लिली अपनी कांपती सांसों को कंट्रोल कर उसे देख रही थी। उसका गला सूखता हुआ महसूस हो रहा था। वही आरव बहुत ज़्यादा गुस्से में था और बोला, तुम समझ रही हो ना। तभी लिली डर से पीछे खिसकते हुए बोली, हाँ समझ रही हूँ। आरव उसे अभी भी बहुत ही डेविल नज़रों से उसे घूर रहा था और फिर उठकर वहाँ से जाने ही लगा कि तभी लिली बोली, तुम्हारा गोल क्या है। तो इस बात पर बिना देखे ही आरव कहने लगा, फालतू के बातों पर ध्यान मत दो, जितना तुमसे बोला गया है उतना ही करो, बस समझी तुम। लिली उसकी बातें सुनकर डर गई थी। यही सोचते हुए लिली उसे छोटी सी चीट को देखे जा रही थी और उसे पढ़ रही थी कि तभी आरव लिली की इस हरकत को देखते ही उस शीट को फ़ौरन से खींच लिया और उसे जलाने लगा और जलाते हुए गुस्से से कहने लगा कि लगता है कि तुम्हारा दिमाग सही नहीं है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी बड़ी गलती करने की। लिली डर से कांपने लगी थी। अगर किसी के हाथ यह चीज़ लग जाती तो तुम्हारा सब सच सामने आ जाता और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा और मेरा सच सबको पता चले, समझी तुम। लिली की आंखों में आंखें डालकर आरव यह सारी बातें कह रहा था। लिली डर से हकलाते हुए बोली, नहीं मैं तो बस वह अभी इतना ही बोली थी कि आरव उसकी बातों को बीच में ही काटते हुए बोला, मैं बस फिर से यह बात दोहराना नहीं चाहता हूँ। तुम सिर्फ और सिर्फ काया सिंघानिया हो, सिर्फ काया सिंघानिया, समझी तुम। और जो चीट उसने जलाई थी वह आधे जली ही थी कि वह अपने हाथों में रखकर मुठ्ठियाँ बनाया और बड़े ही गुस्से के साथ लिली को घूरे जा रहा था। लिली बड़ी बड़ी आंखें करके उसे बस देखे जा रही थी और फिर दांत पीसते हुए आरव बोला, समझ गई या फिर और दूसरे तरीके से समझाऊं। लिली पूरी तरह से डर से कांपने लगी थी। इतने में ही कबीर अपना फ़ोन पर आए हुए न्यूज़ नोटिफिकेशन ऑन किया तो उस पर यह न्यूज़ आ रही थी कि सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के मेजर ऑर्गेनाइजेशन किया गया है, जो कि सिंघानिया ग्रुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नया अपॉइंटमेंट लीडर साइन करने वाले हैं, क्योंकि जो लोन था वह न चुका पाने के कारण कंपनी बहुत बुरी कंडीशन में पहुंच गई थी। मिस्टर जयराम सिंघानिया नया लीडर चुनने वाले हैं। कबीर हड़बड़ाते हुए बोला, बॉस यह बोलते ही रुक गया। पर आरव यह सुनकर मुस्कुराने लगा और बोला, गाड़ी घुमाओ और सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री चलो। और निशांत ने ऐसा ही किया। एक बड़ी सी मीटिंग रूम जो कि वीआईपी और बड़े बिजनेस टाइकून लोगों से भरी पड़ी थी। मीटिंग रूम में सभी कैंडिडेट मौजूद थे। मीटिंग हॉल में सन्नाटा पसरा हुआ था, पर थोड़ी देर बाद ही सब आपस में खुसर फुसर करने लगते थे। कह रहे थे कि यह कोई तरीका तो नहीं है ना, यह तो ज़बरदस्ती है, यह तो गैर कानूनी है, नहीं हमें नहीं करना है, यह तो मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, मुझे इसके इरादे सही नहीं लग रहे हैं। इतने में ही एक शख्स बोल पड़ा, क्यों, क्या हुआ, कोई साइन नहीं करेगा क्या? अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो फिर बता दो मुझे। तभी एक शख्स जो कि सिंघानिया इंडस्ट्री का खास आदमी यानी कि कंपनी का डायरेक्टर है, वह मिस्टर गुप्ता, कहने लगे कि एक नए मालिक अपॉइंटमेंट कंपनी के लिए बहुत ही महत्व होता है, ऐसे डिसीजन नहीं ले सकते हैं। मैं अपने बॉस से मिलना चाहूँगा। तभी वह शख्स बोल पड़ा, मेरे दादाजी बीमार हैं और तुम लोगों को उनकी मुसीबत कम करनी है, ना कि बढ़ाना है। मैं बताता हूँ, सिंघानिया इंडस्ट्री में मेरे अलावा कोई भी इस कंपनी पर कब्जा नहीं कर सकता है, समझ गए। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि मिस्टर जयराम सिंघानिया का छोटा पोता अनिल सिंघानिया था, जो कि सिंघानिया इंडस्ट्री को कब्जा में लेना उसका बचपन से ख्वाब रहा है। यह सपना दिखाना उसकी माँ ने सिखाया है। अनिल और उसकी माँ सिंघानिया कंपनी को अपनी कंट्रोल में करना चाहते थे। तभी डायरेक्टर गुप्ता बोले, सिंघानिया परिवार में मिस्टर जयराम सिंघानिया की बड़ी पोती है जो कि यह हक रखती है।
तभी अनिल चौंक कर कहा, क्या कहा तुमने, जरा फिर से कहना। और वह जोर से चिल्लाकर बोला, मेरी बात सुनो, इस वक्त सिर्फ मैं और मेरी माँ ही मेरे परिवार का नाम और काम के हकदार हैं और आगे भी ले जाएंगे इस कंपनी को। और सिंघानिया परिवार की बड़ी पोती वह इस लायक नहीं है जो कि यह सब संभाल सके, और वह जो इस पर साइन करेगा सिर्फ वही लोग इस कंपनी में रह पाएंगे, और जो नहीं करेगा उसे इस वक्त निकाल दिया जाएगा, समझ गए तुम लोग। वह यह बात कहकर टेबल पर जोर से हाथ मारा और गुस्सा से चिढ़कर बोला, तिलमिलाता हुआ अपनी चेयर पर बैठ गया। तभी फिर से मीटिंग हॉल में खुसर फुसर होने लगी। यह सब क्या है, यह तो ज़बरदस्ती है, मैं नहीं मानता हूँ, यह सब, और भी न जाने क्या क्या बातें चल रही थी। तभी उस मीटिंग रूम के बाहर से आती आवाज़ सुनाई दी, जो कि बोल रहा था कि कोई भी साइन मत करना। इतना सुनकर सभी लोग उस आवाज़ का पीछा कर उस तरफ देखने लगे, तो यह कोई और नहीं बल्कि कबीर था। कबीर अंदर आया और बोला, सभी लोग सिंघानिया के नए मालिक अपॉइंटमेंट लेटर साइन मत करना। यह सुनकर के डेविल नज़रों के साथ अनिल बोला, कौन हो तुम और तुम जानते हो कि कहाँ हो तुम। तो कबीर बोला, मिस्टर अनिल सिंघानिया परिवार के अगले 3rd जनरेशन नहीं हो तुम। इस समय मिस्टर जयराम सिंघानिया बीमार है तो तुम अकेले वारिस नहीं हो। दूसरी बात, सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री शेयर्स होल्डर पैकेट्स इंटरनल कार्ड के हिसाब से यह बात साफ है कि तुम सिंघानिया ग्रुप के सबसे बड़े शेयर्स होल्डर नहीं हो। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है कि तुम खुद इस कंपनी के मालिक बनने के लिए दूसरे शेयर्स होल्डर को मजबूर करो। अभी कबीर बोल ही रहा था कि अनिल बोला, अपनी बकवास बंद कर, तू समझ गया ना। तो कबीर यह सुनकर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया और अपने टैब में देखकर कहने लगा, तो मैं अच्छे से पता होना चाहिए कि मैं यह सब सच है। तो अनिल अपने चेयर से खड़ा हुआ और बोला, तू है कौन और यहाँ आने की तेरी हिम्मत कैसे हुई अंदर मीटिंग रूम में। और वह सिक्योरिटी गार्ड को बुलाने लगा और बोला, निकालो इसे और बाहर फेंक दो। तभी निशांत भी आकर खड़ा हो गया और उसे देखकर अनिल गुस्से से चिल्लाते हुए कहने लगा, अब तू कौन है बे, किसने भेजा है तुम दोनों को, बताओ, हिम्मत कैसे हुई तुम दोनों को मेरी अपॉइंटमेंट मीटिंग ख़राब करने की। मेरे अलावा सिंघानिया इंडस्ट्री में किसी के पास कुछ भी अधिकार नहीं है कि वह इस कंपनी पर राज कर सके, समझ गए तुम दोनों। तभी आरव मीटिंग रूम में आते हुए बोला, एक लड़की है। यह सुनकर सभी ने उसी की तरफ देखने लगे थे। सभी लोग बड़े ही गौर से मीटिंग रूम के दरवाजे की तरफ देखे जा रहे थे। अनिल भी हैरानी भरी नज़रों से उधर ही देखे जा रहा था। मीटिंग हॉल में जितने भी मीटिंग करने वाले बिजनेसमैन थे वह सभी लोग आपस में बातें करने लगे, क्या तुम जानते हो कि। फिर दूसरा ने कहा, नहीं मुझे नहीं पता है, यह कौन हो सकता है, कौन लड़की हो सकती है, मुझे नहीं पता। तभी लिली यानी कि काया बनकर जो आई थी, काया सिंघानिया मीटिंग रूम में एंटर होती है। वाइट कलर की वन पीस में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत, ब्राउन आंखें, मासूम सा चेहरा, फटी फटी निगाहों से सभी की ओर देखते हुए निगाहें थोड़ी घबराई हुई। जब मीटिंग हॉल में सभी लोगों को देखती है तो हैरान हो गई थी। मीटिंग हॉल में सभी लोग भी थे जो कि वह लोग भी देखकर लिली को हैरान हो चुके थे और वह कह रहे थे कि यह कौन लड़की हो सकती है, यह कौन है। सब लोग बड़ी ही हैरान भरी नज़रों से उसे देखे जा रहे थे। अनिल भी हैरत भरी निगाहों से देखे जा रहा था। उसका तो मुँह खुला का खुला ही रह गया था। लिली जो कि काया बनकर आई हुई थी, उसने अपना हाथ की उंगलियों को मसल रही थी। वह अंदर से घबराई हुई थी और उसके पीछे ही था आरव, वह भी उसके साथ ही आ रहा था और उसके बगल में आकर खड़ा हो गया। तभी उस कंपनी का डायरेक्टर बोला, यह तो वही है काया। लिली वह दरवाजे के ही पास खड़ी थी। तभी आरव पीछे मुड़ा देखा, उसकी आंखों में गुस्सा था क्योंकि लिली बहुत घबराई हुई सी थी, क्योंकि वह इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में कभी नहीं आई थी और इतने सारे लोगों का सामना नहीं हुआ था उसका। आरव जो कि उसके हाथों को देख रहा था वह डरी हुई सी थी। अब आरव की निगाहें लिली पर गई तो लिली उसे देखकर आगे बढ़ गई। तभी आरव ने कहा कि मिस्टर जयराम सिंघानिया की सबसे बड़ी बेटी सिमरन सिंघानिया परिवार की इकलौती पोती काया सिंघानिया। सभी लोग देख करके पूरी तरह से चौंक चुके थे। यह सुनकर और देख करके अनिल तो अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके पूरी तरह से भौचक्का हो चुका था। तभी एक बिजनेसमैन ने कहा कि मुझे पहले से ही पता था कि मिस्टर सिंघानिया की बड़ी पोती जिंदा है, और हाँ, असल में मिस्टर सिंघानिया ने बहुत साल पहले ही विदेश भेज दिया था। तभी एक लेडी बिजनेस
वुमेन बोली, और बहुत साल पहले ही उन्हें छिपा कर रखा गया। बहुत सारे लोगों ने इन्हें नहीं देखा है और छुपा के रखने का मतलब यह था कि इनकी जान को खतरा था, इसीलिए इनको दूर देश में भेज दिया गया था। तभी सिंघानिया इंडस्ट्री का डायरेक्टर बोला, सिंघानिया ग्रुप का इंडस्ट्री को चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि उनकी मॉम थी। अगर काया सिंघानिया लौट आई है, यह सबसे क्वालिफाइड इंसान होगी। अभी वह डायरेक्टर गुप्ता बोल ही रहे थे कि अनिल गुस्से से तिल मिलाता हुआ वहां रखे फाइल्स को सभी लोगों के बीच में टेबल पर ही फेंक कर मारा और बोला, अभी चुप हो जाओ। इतना कहते ही काया यानी कि लिली, वह ज़्यादा डर चुकी थी। वह डर से कांपने लगी थी और वह लिली को इंटेंस नज़रों से देख रहा था। तब तक अनिल कहने लगा कि मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। 17 साल पहले मेरे दादाजी ने इसे विदेश भेजा हुआ था और उसके बाद उसे कोई भी कांटेक्ट नहीं रखा, इसीलिए वह वापस कभी नहीं आएगी, कभी भी नहीं। और यह बात उसने दांत पीसते हुए लिली के करीब आकर बोला और लिली के पीठ पर हाथ रखते हुए गुस्से से बोल रहा था और उसे देख रहा था। आरव मुस्कुराते हुए उसे देखा और फिर उसके करीब आकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हें कैसे पता कि उससे कांटेक्ट नहीं हुआ? तुम इतने श्योर कैसे हो सकते हो कि वह कभी वापस नहीं आएगी? अनिल, जो कि बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में इधर उधर नज़रें घुमाते हुए देख रहा था। तो फिर आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, फ़र्क नहीं पड़ता है तुम्हें क्या लगता है और क्या नहीं लगता है। जब तक यह यहाँ खड़ी है तुम्हें ना कोई अथॉरिटी है और ना ही कोई हक है सिंघानिया ग्रुप के मालिक बनने का। इतना बोलकर आरव चुप हो गया था, लेकिन अनिल बस उसके चेहरे को ही डेविल नज़रों के साथ उसे घूर रहा था। तभी आरव ने लिली की तरफ मुड़कर कहा, बोलिए मिस काया जी। इस वक्त सभी की नज़रें काया पर टिकी हुई थी। सब यही सोच रहे थे कि काया क्या बोलती है, लेकिन काया डर रही थी, अंदर से घबराई हुई थी। उसकी आवाज़ शक पैदा करने वाली लग रही थी। ऐसा लग रहा था उसका सच सबके सामने आ जाएगा, लेकिन फिर भी वह कंट्रोल करते हुए आरव की तरफ देख रही थी। आरव अब उसको घूरे जा रहा था और इशारे किया कि बोलो। अनिल भी बड़े ही ध्यान से उन लोगों को देख रहा था। तभी काया सिंघानिया चलकर उन सभी मीटिंग में बिजनेसमैन के पास पहुंची और कहने लगी, मैं काया सिंघानिया हूँ। और वह बोलते टाइम अपने हाथों को मसलते जा रही थी। मैं इस अपॉइंटमेंट लेटर को ऑब्जेक्ट करती हूँ। इतना कहकर वह खुद को कंट्रोल करते हुए और संभालती हुई बाहर निकली। यह सब देखकर और सुनकर सभी हैरान थे, लेकिन एक उसका विश्वास भी था, क्योंकि अनिल सिंघानिया एक बहुत ही निहायती घटिया किस्म का इंसान था। वह सिर्फ अपने मतलब के लिए कर रहा था। जो भी था वह बस अपनी उस इंडस्ट्री को हासिल करना चाहता था। काया जब कंपनी से बाहर निकलकर आई तो पूरी तरह से घबराई हुई थी। बाहर उसका पैर लड़खड़ा रहा था और वो कभी एक कदम बढ़ाती इससे पहले ही वह गिरने को हुई। तभी आरव ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसे थाम लिया। यह देखकर काया उसके आंखों में देखने लगी और कबीर से आरव कहता है, कार लेकर आओ और हम सिंघानिया पैलेस चलते हैं। कबीर ने कहा ओके और वह कार लेने चला गया। उधर काया अभी भी आरव के बाहों में ही थी। आरव उसे बड़े ही ध्यान से देख रहा था। वह काफ़ी घबराई हुई सी थी और डरी हुई सी थी। उसे अपनी बाहों में ही उठाकर कार तक लेकर गया और कार में बैठाया, क्योंकि काया बहुत ज़्यादा ही अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, क्योंकि इतने लोगों के सामने वह कभी नहीं आई थी और वह भी इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन तो कभी नहीं। उसका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था। वहीं दूसरी तरफ अभी एक अंधेरा कमरा, उस कमरे में एक फेस न दिखने वाला आदमी बैठा फोटो देख रहा था और कह रहा था कि मुझे लगा कि वह मर गई होगी और हमें बताया गया था कि कार का बहुत बुरा हालत हो गया था। मुझे लगा कि वह मर गई होगी उसे। तभी वह फ़ोटो को टेबल पर मारते हुए एक शख्स बोला, तुम्हें क्या लगा कि वह मर गई, लेकिन उसकी बॉडी तो नहीं मिली ना। और तुम्हें क्या लग रहा है कि वह मर गई है और वह अब हमारे सामने खड़ी है? तुम किसी काम के नहीं हो। तभी वह आदमी खड़ा था, वह बोला, आई एम सॉरी बॉस, मैं अभी जाकर सिंघानिया पैलेस में ही ख़त्म कर देता हूँ। तभी चेयर पर बैठे हुए आदमी कहने लगा, नहीं, वापस जाने की ज़रूरत भी मत करना। तुम्हें क्या लगता है कि यह ऐसी जगह है जहाँ पर तुम सिंघानिया पैलेस में जाकर उसे गायब कर सकते हो या उसे ख़त्म कर सकते हो? तुमने विदेश में कुछ नहीं कर पाए तो तुम यहाँ क्या कर पाओगे? तभी वह आदमी जो कि बॉस था, वह गुस्से में बोला, अब जब वह वापस आ ही गई है तो जरा सा सिंघानिया मेंशन को खातिरदारी करवा लेने दो। तभी एक बड़ा सा पैलेस एकदम राजमहल की तरह उसका गेट खुलता है और अंदर ब्लैक कार आई। उसमें और कोई नहीं बल्कि लिली थी, लेकिन उस कार में बहुत खामोशी छाई हुई थी। वह पैलेस किसी राजमहल से कम नहीं था, बहुत ही खूबसूरत था। बहुत बड़े से गार्डन, उसमें स्टैचू बने हुए थे, पानी की बूंदें टपक रही थी। खूबसूरत गार्डन, कार पार्किंग एरिया,
उसका इंटीरियर बहुत ज़्यादा ही हाईएस्ट लेवल का था। उस कार से आरव निकला और बड़े ही एटीट्यूड से भरा हुआ था। आगे की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में आएगा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।